कॉपी ले लीजिए। थोड़ा सा जो चाइनीज़ नेम्स होते हैं ना वो डिफ़िकल्टी होगी, तो 2-3 नाम आएँगे आपको वही याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर हम चाइनीज़ डायस्पोरा की बात करें, दुनिया में सबसे लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा जो चाइनीज़ लोग हैं वो अलग अलग दुनिया में गए हुए हैं। ठीक है, 33 मिलियन चाइनीज़ हम बिलीव करते हैं कि मेनलैंड चाइना से गए हैं, जिसमें हांगकांग वगैरह इंक्लूडेड है। ठीक है, बहुत सारे और रीजन्स इंक्लूडेड है। जिस तरीके से ग्रीक, ज्यूइश या अर्मेनियन या चाइनीज़ भी जो डायस्पोरा था, उसका एक मिडिवल टाइम से कनेक्शन है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी ये बहुत बड़े नंबर पे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए हैं, ज़्यादातर उसका जो रूट है ना, अगर आप ग्रीक भी देखेंगे, ज्यूइश भी देखेंगे, तो उसका मध्यकाल जो था उससे संबंधित है। मध्यकाल में राजवाड़े वगैरह आए, उसी के टाइम पे बहुत सारे लोग अलग अलग कारणों की वजह से अपना देश छोड़े थे। ठीक है, और बहुत सारे, ऐसा नहीं है, मतलब जितने भी हमने नाम अभी डिस्कस किए, वो चाहे ग्रीक हो, चाहे ज्यूस हो, चाहे चाइनीज़ हो, ऐसा नहीं है कि वो लोगों ने अगर चाइना छोड़ दिया तो उनका कनेक्शन, उनका प्रेम जो है वो कम हो जाता है। बल्कि वो लोग अपना जो कनेक्शन है या जो भी अटैचमेंट है वो चाइना से, अगर मान लीजिए हम चाइना डायस्पोरा की बात करें, कोई चाइनीज़ है तो वो अपने कंट्री से रखता है। ठीक है, जो चाइना के लोग गए, जो कि अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उनका थोड़ा सा इनडायरेक्ट कनेक्शन है, कंपेयर हम करें तो ज्यूइश इन इजराइल से। उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं किस तरीके से। तो देखिए, एक टर्म आता है हान चाइनीज़। ठीक है, कुछ टर्म ऐसे होंगे कि जो चाइनीज़ लोग बहुत डिफरेंट तरीके से, इवन इंग्लिश में भी लिखा होता है बहुत डिफरेंट तरीके से बोल जाता है, बट जैसा लिखा हुआ है मैं वैसा ही बोलूँगी, बिकॉज लिखने में तो वही हेल्प करेगा ना। तो हान चाइनीज़ जो थे वो चाइना में मेजॉरिटी का वर्ग है, मतलब वो बहुत संख्यक है, बहुसंख्यक लोग जो है वहाँ पे चाइना में, वो खुद को हान चाइनीज़ कहते हैं। और इस हान चाइनीज़ के अलावा बहुत छोटे छोटे माइनॉरिटीज़ भी रहते हैं चाइना में और चाइना के अराउंड। ठीक है, और ये जो नेम आया है हान चाइनीज़ का, वो हान एक डायनेस्टी थी, यानी एक हान करके राजवाड़ा था जो कि किन डायनेस्टी को हरा के आया था। तो अब 2-3 चीज़ें यहाँ पे याद रखिए। हान डायनेस्टी जो थी वो ऐसी डायनेस्टी थी जिसने किन डायनेस्टी को हराया। जो किन डायनेस्टी थी वो बहुत कम समय के लिए राज की थी, उसको हराने के बाद हान डायनेस्टी आती है, और उसी हान डायनेस्टी से लोग खुद को हान चाइनीज़ कहते हैं कि हम हान चाइनीज़ हैं, हम हान डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, उसका हिस्सा हैं। ठीक है, मतलब हान राजवाड़ा से। ठीक है, हान डायनेस्टी के आने के बाद ही जो चाइना के लोग थे, चाइना में बहुत सारे ट्राइब्स वगैरह थे, बहुत सारे जनजातीय लोग थे, उन लोगों ने फील करना शुरू किया कि हम चाइना को बिलोंग करते हैं, या चाइना जैसा देश, एक जो तो हल्का फीलिंग होता है ना कि हम एक, अब जब भारत में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग खाने का तरीका, रहने का तरीका है, बट हमको फील होता है ना कि हम इंडियन से, वैसी ही फीलिंग इन लोगों में भी आई कि हम इस हान चाइना से या इस हान डायनेस्टी से हम बिलोंग करते हैं। ठीक है, और हान डायनेस्टी एक बहुत ही हाई पॉइंट था चाइनीज़ सिविलाइजेशन में, क्योंकि इन लोगों ने जो अपनी पावर थी उसको सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट एशिया में दिखाई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में ये ट्रेड, व्यापार वगैरह करते थे, और पूरे चाइना को ना मतलब एक साथ ला दिया था इन लोगों ने, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े रीजन पे इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया था। बहुत सारे सब ग्रुप्स भी थे इस हान आइडेंटिटी के अंदर। हान चाइनीज़ की अगर हम बात करें तो दुनिया में, ठीक है, लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है मेनलैंड चाइना का। 92% जो चाइनीज़ है वो हान्स हैं। ठीक है, खुद को जो 92% चाइनीज़ है वो हान्स कहते हैं। एंड ये सबसे बड़ा एक एथनिक ग्रुप है, जिस तरीके से एक एथनिक ग्रुप मतलब एथनिसिटी, किसी एथनिसिटी से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये हान चाइनीज़ लोगों की है, यानी पूरी दुनिया के 19% केवल हान चाइनीज़ लोग हैं, बाकी तो जो बच जाते हैं वो भी चाइनीज़ हैं, पर जो खुद को हान चाइनीज़ कहते हैं, जो ये ग्रुप है, एक एथनिक ग्रुप है, वो खुद को हान चाइनीज़ कहता है। तो क्या होता है, सबसे पहले ये लोग कब जाते हैं, मिंग डायनेस्टी के टाइम पे एक हैंग होते हैं, आई थिंक इनका नाम मैं सही बोल रही हूँ, हिंग होते हैं। ये बहुत सारे चाइनीज़ लोगों को व्यापार करने के लिए साउथ चाइना सी जो है, मैं मैप पे नहीं दिखाऊंगी, प्लीज़ गूगल पे सर्च कर लीजिए, साउथ चाइना सी आपको दिख जाएगा। तो साउथ चाइना सी के थ्रू इंडियन ओशन होते हुए ये जो राजा होते हैं मिंग डायनेस्टी के, यानी मिंग राजवाड़े के, हेंग ही बहुत सारे लोगों को व्यापार करने के लिए भेजते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग कभी रिटर्न ही नहीं आते। रिटर्न आने का मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो जाते हैं, वो अलग अलग जगहों पे जाके बस जाते हैं। अब दूसरा वेव ऑफ माइग्रेशन कब होता है, ड्यूरिंग युआन डायनेस्टी। ठीक है, ये भी एक युआन राजवाड़ा होता है, जब ये लोग चाहते हैं कि बहुत सारी ट्रेड कॉलोनीज़ बना सके, मतलब जिस तरीके से ब्रिटेन ने बहुत लोगों को कॉलोनी बनाई थी ना, तो ये लोग भी सोचते हैं युआन डायनेस्टी वाले कि हम बहुत जगह छोटी छोटी कॉलोनीज़ बना लेंगे जिससे व्यापार करेंगे। 14th सेंचुरी की बात करें तो जो चाइनीज़ लोग
थे वो कंबोडिया में, जावा में, सुमात्रा में और सिंगापुर में बसने लगे थे। देखिए ये भी विदेश नहीं जा रहे, मतलब उधर वेस्ट की तरफ नहीं जा रहे, एशिया के ही कंट्रीज़ को मतलब ज़्यादातर हैं। 15th सेंचुरी की बात करें तो इनकी जो कॉलोनी थी वो थाईलैंड में और फिलीपींस में इन लोगों ने बना ली। जिस तरीके से ब्रिटेन ने हम पे राज किया या कॉलोनी हमको बनाई थी, इन चाइना वालों ने थाईलैंड और फिलीपींस को बना ली। ठीक है, अगर हम चाइनीज़ की बात करें 17वीं शताब्दी में, तो इन लोगों ने और मतलब इन लोगों का जो फैलाव है या और ज़्यादा देशों में जाने लगे। जैसे अब ब्रिटेन ने कॉलोनी हमें बनाई थी, लेकिन ब्रिटेन ने इन पे भी धीरे धीरे अपना एक वो कब्ज़ा हल्का फुल्का करना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम पे जिस तरीके से भारत से लोग बंधुआ मजदूर बन के जा रहे थे, सेम सिचुएशन यहाँ पे चाइना की तरफ भी आई कि चाइना के लोगों को भी बंधुआ मजदूर बना के लेके जाने लगे ये जो थे, जिसमें से फ्रेंच और इंग्लिश जो लोगों ने हमें बनाया था अपना वो कॉलोनी, उन लोगों ने चाइना पे भी इम्पैक्ट डाला। और चाइना के लोग भी, माना जाता है कि 6.3 मिलियन जो चाइनीज़ थे वो हांगकांग से ही सिर्फ 1868 से 1939 के बीच में गए थे, अमोय और स्वातोन एरिया से। ठीक है, एंड ज़्यादातर इसमें आदमी ही जाया करते थे, पुरुष ही जाया करते थे एज अ बंधुआ मजदूर काम करने के लिए, जो कि कूली ट्रेड होता था, जो जैसे जिस मैंने भारत वाला 4th 5th 6th चैप्टर में एक्सप्लेन किया, सिमिलरली चाइना से भी लेके गए थे ब्रिटेन वाले या फ्रेंच लोग। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे लोग बाद में जो गए, मतलब इस फेज के बाद ऑस्ट्रेलिया में गए। तो ऑस्ट्रेलिया में ये लोग सोने की तलाश में, बहुत सारे चाइनीज़ लोग गए जो सोने की फील्ड हुआ करती थी वहाँ पे सोना निकालने का काम करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया भी गए, न्यूजीलैंड भी गए। माना जाता है कि जो लोग 6.3 मिलियन लोग जो हांगकांग छोड़े थे वो पूरे लोग आदमी ही थे, और उन लोगों ने बाद में साउथ ईस्ट एशिया में खुद को मतलब बाद में बसा लिया, मतलब चाइना वापस नहीं ही गए। ठीक है, अगर हम बात करें जितने लोग अब्रॉड गए थे वो ये सोच के गए थे कि हम परमानेंट रहने नहीं जा रहे हैं, हम जाएंगे अब्रॉड। मतलब मैं बंधुआ मजदूर की बात नहीं करी, जो बंधुआ मजदूर के बाद गोल्ड फील्ड वगैरह में ढूंढने के लिए खुद से गए, व्यापार वगैरह करने, वो लोग यही सोच के जा रहे थे कि हम थोड़ा टाइम के लिए जाएंगे, पैसा वैसा कमाएंगे, उसके बाद रिटर्न आएंगे और फिर शादी करके सेटल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी थिंकिंग से, जैसे कि नॉर्मल लोगों की बिलीफ होती है कि पैसा कमाया आके शादी कर लेंगे, बट हुआ ये कि बहुत सारे लोग आ ही नहीं पाए वापस, बिकॉज सिचुएशन कई सारी हो जाती है। बट ऐसा नहीं था कि जो उनका मतलब प्रेम था या जो भी लव था अपनी कंट्री के लिए ख़त्म हो गया। हम ये देखते हैं कि माइग्रेशन जो था होने के बाद भी, अपना देश छोड़ने के बाद भी आते जाते रहे। एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है चाइनीज़ डायस्पोरा के तहत, जो चाइनीज़ लोग अलग अलग कंट्रीज़ में गए, यूरोप में या न्यू वर्ल्ड में या ऑस्ट्रेलिया में, वो उन लोगों के साथ मिल नहीं पाए। जिस भी होस्ट कंट्री में गए, मान लीजिए कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप की कोई कंट्री हो गई, मिल नहीं पाए। और बहुत सारा उनको रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है आपके रेस को लेके कि आप चाइनीज़ हो या आप चाइनीज़ दिखते हो। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी बहुत चाइनीज़ और इस चीज़ों को लेके बहुत जोक बनाया जाता है कि एक ही जैसा दिखते हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, ऐसा सेम सिचुएशन उनको बाहर के देशों में होने लगा, एक्सेप्ट थाईलैंड और फिलीपींस, क्योंकि आपको पता है कि थाईलैंड और फिलीपींस के लोग भी काफ़ी हद तक उन्हीं की तरह दिखते हैं। तो वहाँ पे तो वो लोग आराम से फिट हो गए, लेकिन और जगहों पे गए थे तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। कई सारे जो बिजनेसमैन वगैरह थे उनको भी ये इशू था कि ये लोग मतलब कहीं धीरे धीरे कंट्री पे पूरा इनका ही ना वो हो जाए, जैसे कि मलेशिया वगैरह में। तो वो लोग भी इस वजह से भी इन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। बहुत सारे चाइनीज़ जो होते हैं वो यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में नहीं जा पाते। आप ऑस्ट्रेलिया का चैप्टर देखेंगे, मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने, फिजी ने, न्यूजीलैंड ने कानून बना रखा था कि अश्वेत लोग या जो ब्रिटेन वगैरह को छोड़ दें या यूरोप की या अमेरिका के जो छोड़ दें, ऐसा तो नहीं है चाइनीज़ लोग बहुत सांवले होते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता है कि अश्वेत होते हैं, वो भी लोग गोरे दिखते हैं, बट एशिया के लोगों को एक तरीके से कानून बना के अपनी कंट्री में नहीं आने दिया था। इस कानून के बारे में मैंने डिस्कस किया है ऑस्ट्रेलिया वाले वीडियो में, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और ये कानून वर्ल्ड वॉर जब तक ख़त्म नहीं होता उसके भी 10-12 साल बाद मान के चलिए इस कानून को हटाया जाता है कि अश्वेत लोग इन कंट्रीज़ में एंट्री नहीं कर सकते। इसकी वजह से चाइना के लोग भी बहुत कम ही यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 19th सेंचुरी से 1940s तक, तो हमें कुछ
यूरोप की तरफ, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाते हैं। ज़्यादातर जो जाते हैं वो होते हैं मेल डोमिनेंस, यानी ज़्यादातर पुरुष जाते हैं, छोटे टाइम के लिए जाते हैं, ऐसी थिंकिंग लेके जाते हैं कि भाई हम जाएंगे, पैसा कमाएंगे और चले आएंगे, बट ऐसा हो नहीं पाता। माइग्रेशन इनका वर्ल्ड वॉर 1 के बाद होता है, जब रिपब्लिक ऑफ चाइना बन चुका होता है, मतलब हान डायनेस्टी नहीं होती अब वहाँ पे भी, मतलब एक तरीके से वहाँ पे जब रिपब्लिक ऑफ चाइना बनती है तो आपको पता है कि एक सोशलिस्ट कंट्री बनती है, डेमोक्रेटिक नहीं है। तो वहाँ पे माइग्रेशन जो होता है चाइनीज़ लोगों का, वो आप सोवियत यूनियन के अलावा या कुछ मान के चलिए 1-2 डेवलपिंग कंट्रीज़ के अलावा नहीं कर सकते। एक्सेप्ट किसके लिए रूल नहीं होता, स्टूडेंट्स कर सकते हैं, पढ़ने के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, बट अगर आपको कोई स्किल आती है, कोई काम आता है, तो आप सोवियत यूनियन या ऐसे जगहों पे ही, मतलब कुछ ही कंट्रीज़ में काम कर सकते हो, ठीक है। इसी की वजह से ज़्यादा माइग्रेशन उस टाइम पे नहीं होता, जो भी होता है वो इंटरनल होता है। मिलियन ऑफ पीपल माइग्रेटेड टू द ब्रिटिश कॉलोनी ऑफ हांगकांग, ठीक है, 500,000 हांगकांग चले जाते हैं, एंड अनदर मिलियन फ्लू टू ताइवान, ठीक है। ताइवान को लेके काफ़ी चाइना का अभी सिचुएशन उतना वो नहीं है, तो उस पर कुछ कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में भी कोशिश करिएगा। उसके बाद मोस्ट माइग्रेशन जो होता है वो पेरिफेरल चाइनीज़ वर्ल्ड फ्रॉम ताइवान, हांगकांग, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये सारी कंट्री आसपास पड़ती हैं, एशियन कंट्रीज है, इन्हीं की मतलब कंट्रीज़ में माइग्रेशन होता है। और जितने भी अर्ली माइग्रेंट्स गए होते हैं, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, या जो ब्रिटेन लोग मतलब बधुआ मजदूर के तौर पे लेके गए होते हैं, वो ज़्यादातर अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, किसी कोई कौशल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अपना कानून हटाता है कि ऑस्ट्रेलियत लोग भी आ सकते हैं 1960 के बाद, ये 705 और ये एक 5 आ रखा है, वो गलती से आ गया, तो मतलब 1960 के बाद सब अपनी कानून बदलने लगते हैं। तब स्किल्ड, जिस तरीके से भारतीय लोगों का ब्रेन ड्रेन हुआ ना कि पढ़े लिखे और ये सब टाइप के लोग चले गए भारत छोड़ के, वैसे ही सेम सिचुएशन यहाँ भी आता है, पढ़े लिखे एजुकेटेड प्रोफेशनल्स जो होते हैं और उनकी फैमिलीज चाइना छोड़ के जाने लगती है, ठीक है। थोड़ा बहुत रेसिज्म वगैरह हमें फिर भी देखने को मिलता है, बट फिर भी उतना पहले जैसा नहीं होता। उसके बाद स्टूडेंट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, स्पेशली कनाडा, यूएस, जापान वगैरह में एज पढ़ाई करने के लिए जाते हैं सबसे ज़्यादा, मतलब चाइना से बच्चे जाते हैं। 2001 का यहाँ पे दिया हुआ है, चाइना से यूएस में 2002 और 3 के बीच गए थे डिग्रीज़ वगैरह लेने के लिए। 64,000 फॉरेन स्टूडेंट्स जो थे वो हमें जापान वगैरह में भी देखते हैं चाइना से, जो डिग्री लेने गए थे, ठीक है। चाइना के लोगों का जो आइडेंटिटी है वो किस तरीके से, जिस कंट्रीज़ में वो गए वहाँ पे उनका अपनी आइडेंटिटी को, और उनकी जिस भी कंट्री में गए उसकी आइडेंटिटी को इन लोगों ने लिया, और किस तरीके से उनका संबंध है चाइना से, वहाँ से छोड़ने के बाद, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, जो चाइनीज़ लोग हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अब मिल चुके हैं। इवन जो चाइनीज़ कम्युनिटीज़ है वो काफ़ी पॉपुलर है। आप सर्च करिएगा चाइना टाउन करके, किसी भी कंट्री का नाम डालिए, चाइना टाउन यूएसए, चाइना टाउन कनाडा, चाइना टाउन ब्रिटेन, कहीं भी डालेंगे चाइना टाउन मिल जाएगा। अब चाइना टाउन क्या होता है अगर नहीं पता तो उस पर करिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा और आपको बहुत सारे फूड ब्लॉगर दिख जाएंगे। यानी हर देश में एक चाइना टाउन है। इवन इंडिया की अगर हम बात करें तो भी आपको वेस्ट बंगाल में एक एरिया मिल जाएगा जहाँ पे चाइनीज़ कम्युनिटी रहती है और वहाँ पे उनके डिशेस मिलते हैं। और एग्जैक्टली इसको चाइना टाउन तो अभी टैग नहीं दिया गया है हमारी कंट्री में, लेकिन अगर किसी और कंट्री में जाएंगे तो चाइना टाउन करके एक टैग मिल जाएगा आपको कि ये पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ चाइनीज़ रहते हैं और आपको चाइनीज़ खाना और कल्चर मिल जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा चाइनीज़ लोगों का इन्फ्लुएंस हो गया दूसरी कंट्रीज़ पे। किसी भी वेस्टर्न और किसी भी एशियन कंट्री में चले जाइए आपको हर जगह चाइना टाउन मिल जाएगा, लाइक ऑलमोस्ट हर जगह, ठीक है। एंड इनका जो रिलेशन है चाइना के साथ काफ़ी आपको बढ़िया दिखेगा, बिकॉज वो अपने कल्चर का प्रचार तो कर ही रहे हैं अलग जगहों पे। इन थाईलैंड एंड ओवरसीज चाइनीज हैव लार्जली इंटरमैरिड एंड एसिमिलेटेड विद नेटिव कम्युनिटी। अगर हम बात करें वो थाईलैंड, फिलीपींस वगैरह में गए तो वहाँ जाके उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ से ही मतलब उन लोगों से मिल गए, क्योंकि काफ़ी दिखने में सेम ही होते हैं, और वहीं की जो नेटिव कम्युनिटी है, मान लीजिए कोई लड़का गया है चाइना से तो वहीं पे फिलीपींस, थाईलैंड कहीं वहीं की लड़की से शादी कर लेगा और वहीं शिफ्ट हो गया। अगर हम म्यांमार की बात करें तो बहुत कम हमें म्यांमार के केस में, म्यांमार में भी चाइनीज़ रहते हैं, इंटर मैरी होता है, यानी चाइनीज़ का किसी म्यांमारी लड़की से शादी हो या इस तरीके का सिचुएशन थोड़ा कम हमें देखने को मिलता है। बट अगर हम बात करें बर्मा में तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि थोड़ी बहुत शादियाँ वादियाँ हो रही हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार की बात करें तो
अगर आपका बर्थ नेम चाइनीज़ है तो वो अलाउ नहीं करती है 3 कंट्रीज़ कि आप अपना नाम रजिस्टर करा सकें, तो आपको या तो इंडोनेशियन या थाईलैंड या म्यांमारी नाम रखना पड़ेगा। अगर हम वियतनाम की बात करें तो भी वहाँ पे भी चाइनीज़ है, तो वहाँ पे आपको अपना जो नाम है भले चाइनीज़ में हो पर उसको वियतनाम स्पेलिंग में करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका चाइनीज़ नेम हू जिनताओ है, तो आपको हू काम दाओ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब आपका चाइनीज़ नेम को वियतनामी नाम करना पड़ेगा। और वही इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार में आप अपना चाइनीज़ नाम मतलब रजिस्टर ही नहीं करवा सकते, इन लोगों के हिसाब से आपको नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। मलेशिया और सिंगापुर की तो ये काफ़ी ज़्यादा मल्टीकल्चरल कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स मतलब एक साथ रहते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी चाइनीज़ कम्युनिटी काफ़ी अच्छे से तरीके से इंटरैक्ट करती है। अगर हम फिलीपींस की बात करें तो जो यंगर ओवरसीज चाइनीज़ मतलब जो चाइनीज़ लोग यहाँ पे रहते हैं वो काफ़ी अच्छे से मतलब मिलजुल गए हैं, एसिमुलेट अच्छे से हो गए हैं। एंड ओल्डर्स जो हैं वो थोड़ा सा अपने आप को फॉरेनर की तरह देखते हैं कि भाई हम चाइना से हैं, लेकिन यंगर जनरेशन इतना नहीं सोचती है। कुछ अभी इश्यूज चल रहे थे, तो इश्यूज ये अभी की बात कर रहा है तो कुछ 10-15 साल पहले की है पुक्का मान के चलिए, तो कुछ इश्यूज आए थे चाइना और फिलीपींस के बीच में इलीगल ड्रग्स और इन सब चीज़ों को लेके, हाई प्रोफाइल स्मगलिंग वगैरह को लेके। बाकी सब कुछ ठीक ही हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिलेशनशिप ऑफ होम, यानी चाइनीज़ लोग जब अपना देश छोड़ के गए तो कैसा उनका रिलेशन है, तो अगर मेन लैंड चाइना से जो था उसका तो रिलेशन ठीक ही होगा, लेकिन जो ताइवान और इस तरीके से होता है, तो देखिए ताइवान वाला सिनेरियो ये है कि चाइना क्लेम करता है कि ताइवान वाला रीजन उनका है, बट ताइवान के लोग क्लेम करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो लोग अलग कंट्री है। तो ये सिचुएशन जो है आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है और इससे आपको लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये इनफ है आपके लिए, ठीक है।